नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज के इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर तृतीय विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास सन 1922 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत सांप्रदायिक राजनीति का विकास पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ भारत में मुसलमानों के उत्तराधिकारी बने थे, अतः शुरू से ही वे मुसलमानों को सदैव संदेह की दृष्टि से देखा करते थे और उनको शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में उपेक्षित करते थे। इसी तरह जब सन 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, तब उस समय अंग्रेज़ों का यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भारतीय मुसलमान अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। अंग्रेज़ों की इस मुसलमानों के प्रति उपेक्षित नीति ने मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना को जन्म दिया। अल्पसंख्यक होने के कारण मुसलमानों में असुरक्षा की भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उनको लगने लगा कि यदि अंग्रेज़ों की यही नीति रही तो हिंदू उन्नति करते जाएंगे और मुसलमानों की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। ठीक इसी समय सन 1871 ईस्वी में एक अंग्रेज़ लेखक विलियम हंटर ने दी इंडियन मुसलमान नामक अपनी रचना में लिखा कि यदि भारत के मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों की यही नीति रही तो भारत में हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। अतः इस विचार से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों द्वारा मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का प्रयास आरंभ हो गया और शीघ्र ही उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में करना और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन करते हुए हिंदू व मुसलमानों में दूरी बढ़ानी प्रारंभ कर दी। वास्तव में भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। सर सैयद अहमद खां यद्यपि एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में वे अत्यंत ही रूढ़िवादी और निष्ठावादी थे। शुरू में तो सर सैयद अहमद खां ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास रखा और वे स्वयं एक राष्ट्रवादी थे। उन्होंने सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज़ों की बहुत मदद की थी और साथ ही वे अंग्रेज़ हुकूमत में सरकारी कर्मचारी भी थे। इसलिए अंग्रेज़ों का उनको खूब समर्थन प्राप्त था और वे अंग्रेज़ों के विश्वास पात्र थे।
अतः उन्होंने सबसे पहले अपने समाज के मुसलमान प्रजा के हित के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से कहा कि मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं हैं, और अपनी मुसलमान प्रजा को समझाया कि अंग्रेज़ों के साथ देने पर ही मुसलमानों के हित की सुरक्षा हो सकती है। और इसका बेहतर परिणाम भी निकला कि धीरे धीरे अब मुसलमान पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य से प्रभावित होते गए और सरकारी पद पर नौकरी करना शुरू कर दिए, और इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। यद्यपि इससे पहले से ही हिंदू लोग जो थे वे पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करके बड़े बड़े सरकारी ओहदे पर पहुंच गए थे और अपना आर्थिक और सामाजिक विकास को भी वे पूरा कर लिए थे। इसीलिए जब सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब बदरुद्दीन तैयब जी और बिमोश चंद बनर्जी ने सर सैयद अहमद खां को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि वे कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लें। लेकिन सर सैयद अहमद खां ने प्रारंभ में इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनको मानना था कि अभी ये सही वक्त नहीं है कि शासन के खिलाफ मुसलमान प्रजा को आगे लाया जाए, क्योंकि इस समय तक हिंदू लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊंचे उठ गए थे, जबकि इसके विपरीत मुसलमानों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने, और साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वे राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत ही रूढ़िवादी और निष्ठावादी थे, इसलिए उन्होंने पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने में उतनी रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अंततः वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। लेकिन बाद में वे कांग्रेस की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म देने में सबसे बड़ा हाथ सर सैयद अहमद खां का था, और उनके द्वारा स्थापित सन 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना को भरा और प्रचार प्रसार किया। तत्कालीन समय में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुसलमानों की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र था। यद्यपि 1498 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनका कार्य नवाब मोहसिन उल हक ने संभाल लिया। इसके बाद धीरे धीरे भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास होते गया, और इस समय भारत में दो तरह की राजनीति थी। एक राष्ट्रवादी राजनीति थी और दूसरा सांप्रदायवादी राजनीति थी। दोनों राजनीति के बीच में एक मूलभूत बड़ा अंतर यह था कि राष्ट्रवादी विदेशी सत्ताधारी के विरुद्ध रणनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि सांप्रदायवादी विदेशी सत्ताधारी से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए थे। और इन दोनों में एक गौड़ अंतर ये भी था कि राष्ट्रवादी मूल रूप से हिंदू थे, जबकि सांप्रदायवादी अधिकतर मुस्लिम थे। इसी तरह से आगे चल के लाल कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा की
आड़ में हिंदू मुसलमान में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। यद्यपि इसका सर्वत्र विरोध किया गया, मुसलमानों ने भी इसका बंग भंग का विरोध किया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी चले। फलस्वरूप अपनी नीति को सफल न होते देखकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया और वहाँ मुसलमान नेताओं को, नवाबों को एक कांग्रेस के विरुद्ध एक अपनी अलग संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया और अंततः आगे चल कर के 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। इस तरह से सांप्रदायिक राजनीति का शुरुआत आरंभ हो जाता है। आगे चलकर फिर अंग्रेज़ सरकार ने हिंदू और मुसलमान में फूट डालने के लिए फिर कई तरह के अधिनियम भी पारित किए, जैसे कि सन 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मिंटो उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे। इस अधिनियम की प्रमुख धारा यह थी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया गया और इसके तहत हिंदू और मुसलमान में फूट डालने का इस सरकार का ये प्रयास जारी हो गया। उसके बाद आगे चल कर के फिर 1919 ईस्वी में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे और मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव थे। इस अधिनियम के द्वारा भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को और बढ़ावा दिया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों में आपसी फूट बढ़ जाए और इनका ध्यान अंग्रेज़ी हुकूमत के प्रति कमज़ोर हो जाए। इसी तरह से बाद में फिर आगे चल कर के सन 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तक में मोपला विद्रोह होता है। यद्यपि यह विद्रोह सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों का एक विद्रोह था। मोपला मुसलमान किसान थे और इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर लाभ उठाया और इस विद्रोह को सांप्रदायिक रूप दे दिया, जिसके कारण भारत में जगह जगह दंगे भी होने आरंभ हो गए। और साथ ही जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन परस्पर हिंदू और मुसलमानों के सहयोग से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो चल रहे थे और जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, तब खिलाफत कमेटी के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया और कांग्रेस से अलग होना भी शुरू हो गए। इस प्रकार फिर से हिंदू और मुसलमानों में दूरी बढ़ते गया और सांप्रदायिकता की भावना को और बल मिलते गया। इसी तरह से आगे चल कर के फिर सांप्रदायिकता की जो विषय था उसको अंग्रेज़ सरकारों ने दूर करने के बजाय और बढ़ाने का काम किया और इसके लिए इंग्लैंड में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भी सांप्रदायिकता के विषय पर उचित ढंग से निर्णय नहीं लिया जा सका और उन्होंने यह कहकर कि भारतीयों में सांप्रदायिकता के विषय को हल करने की क्षमता नहीं है, ऐसा करके उन्होंने फिर एक तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की।
जिसके तहत फिर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और न केवल हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया बल्कि हिंदू समाज को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। और इसके तहत अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन इन सभी वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया और अनशन करने लगे और अंततः 1932 ईस्वी में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, जिसके तहत इस विषय को सुलझाने का प्रयास किया गया। इसी तरह से जब सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है, तब इंग्लैंड की सरकार ने भारत को मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल कर लिया और इसका विरोध कांग्रेस के सदस्यों ने किया और विरोध स्वरूप उन्होंने अपने कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल वाले प्रांत थे वहाँ सब कांग्रेस के सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। और इस अवसर पर मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुक्ति दिवस मनाया। इस तरह से कांग्रेस हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता बढ़ते गया और उनमें सांप्रदायिकता की भावना और तेज होती गई। यद्यपि सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय सांप्रदायिकता का पूर्ण अभाव था, फिर भी 1946 के आते तक हिंदू और मुस्लिमों की सांप्रदायिकता की जो भावना थी वो किसी न किसी रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती गई और अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1947 में भारत का विभाजन हो गया। धन्यवाद।